और इस बीच आपको बताऊं कि पुतिन ने एक बड़ी महाविनाशक मिसाइल दाग दी है। ये आप देख रहे हैं, पुतिन लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में वो देख चुके हैं कि उनके दुश्मन की मदद करने वाला अमेरिका था। इसलिए पुतिन ने अगली तस्वीर दिखाई। पुतिन ने ये जो आप देख रहे हैं, ये महाविनाशक मिसाइल दाग दी है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पुतिन की इस महाविनाशक मिसाइल के बारे में मैं आपको बताऊं, ये किलर मिसाइल है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मिसाइल, ये अमेरिका और इजराइल तक जाने की ताकत रखती है। ये आप देख रहे हैं, पुतिन ने दागी है मिसाइल। इस मिसाइल का नाम है बुलावा, और बुलावा मिसाइल टेस्ट की है पुतिन ने। परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखती है मिसाइल। तो ये जो मिसाइल है, इसकी ताकत देखिए। और पुतिन ने ठीक उस वक्त इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है जब इजराइल और हमास की जंग चल रही है। यूक्रेन में रूस पहले से लड़ रहा है। अब देखिए इस मिसाइल की ताकत। रूस से अगर दागेंगे तो अमेरिका भी चपेट में है, और देखिए इजराइल में भी आकर ये मिसाइल गिर रही है। ये है इसकी ताकत। पुतिन ने समंदर में नई परमाणु ताकत दिखा दी है, और उसने पनडुब्बी से खतरनाक परमाणु मिसाइल टेस्ट किया है। रूस की इस खतरनाक परमाणु मिसाइल का नाम है बुलावा। ये अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, जिसकी रेंज है 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर का मतलब सब चपेट में। बुलावा मिसाइल दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। पूरा यूरोप और अमेरिका तक इस बुलावा की रेंज में आता है। इस मिसाइल को अमेरिका किलर भी कहा जाता है। मॉस्को से लॉन्च हुई तो तेल अवीव को तबाह कर सकती है, और रूस ने सफेद सागर में इसका सफल परीक्षण कर लिया है। परीक्षण में उसने हजारों किलोमीटर दूर टारगेट को ध्वस्त कर दिया। यह मिसाइल अपने साथ 6 परमाणु हथियार ले जा सकती है। अब इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। पुतिन इस मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल करने वाले हैं, और फिर दुश्मन को बुलावा का नाम ही डराने के लिए काफी होगा। यह है इसकी ताकत। अब हम आपको बताएं कि ये जो हथियारों की होड़ बढ़ रही है और टेंशन बढ़ रही है, इस बीच इजराइल पर आरोप लग रहा है वो प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये देख रहे हैं, प्रतिबंधित बैन जो बम है, फास्फोरस बम। पुलिस कर लीजिए, फास्फोरस बम फिर दाग दिया है इजराइल ने। ये गाजा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा में ये फास्फोरस बम दागा गया है, और इस फास्फोरस बम के बारे में बताते हैं कि जहां गिरता है वहां की पूरी ऑक्सीजन खत्म कर देता है, और लोगों का दम घुटकर उनकी मौत हो जाती है। बहुत खतरनाक हथियार है। इसका इस्तेमाल आरोप लगा था पुतिन पर कि यूक्रेन में उन्होंने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। इजराइल कई बार इस तरह का फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर चुका है, जिसमें बड़े जानमाल के नुकसान का आरोप लग रहा है। लेकिन 10,000, लगभग 10,000 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है गाजा में। अगर परमाणु बम चल गया तो सोचिए क्या आलम होगा। गाजा पर इजराइल ने अभी परमाणु बम गिराया नहीं है, लेकिन जिस तरह तबाही और जान माल का नुकसान हुआ है वो किसी परमाणु हमले से कम नहीं। गाजा में 30 दिन से गोले बारूद बरस रहे हैं। इजराइल के हमले से ना अस्पताल सुरक्षित बचे हैं और ना स्कूल या कॉलेज। इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो हमले और तबाही और बढ़ गई। जमीनी हमले में हमास के 2500 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो चुके हैं, तो आम लोगों को भी कीमत चुकानी पड़ रही है इसकी। गाजा में मौत का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंच चुका है, जिनमें 3,000 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं। हिरोशिमा में अमेरिका ने जब परमाणु बम दागा था तो जितना बारूद बरसा था हिरोशिमा पर, उससे 1.5 गुना ज्यादा गाजा में अब तक इस्तेमाल हो चुका है। 18,000 टन बारूद मारा जा चुका है गाजा पर, और यह सिलसिला अभी भी जारी है। मतलब बिना परमाणु बम के इस्तेमाल से इतनी बड़ी तबाही हुई है कि पूरा गाजा शमशान बन गया। गाजा के 41 किलोमीटर के दायरे धूल, धुएं और मलबे का ढेर लगा है, जिनसे अपनों को बचाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। गाजा में तबाही को लेकर दुनिया भर में आवाज उठने लगी है। फिलीपींस से लेकर इंडोनेशिया तक लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, और गाजा में इजराइल के एक्शन की तुलना लोग परमाणु हमले तक से करने में लगे हुए। अब सवाल यह है कि अगर परमाणु हमला हो गया, क्योंकि नेतन्याहू के मंत्री का कहना है, तो नुकसान कितना होता है। एक परमाणु बम जब दागा जाता है तो किस तरह से धमाका होता है, और उसके बाद क्या असर होता है, ये आप देख रहे हैं। ये परमाणु हमला कुछ इस तरह से व्यापक होता है, बड़े इलाके को अपनी चपेट में लेता है। ये आग का गोला बन जाता है। परमाणु धमाके से आग के गोले उठते हैं। ये गोले काफी ऊंचे और बड़े होते हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतों को भी तबाह कर देते हैं, और आग और धुएं से बहुत से लोग तुरंत मारे जाते हैं। पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो जाता है। ब्लास्ट वेव, परमाणु धमाके से पूरा इलाका हिल जाता है। तेज भूकंप जैसा कंपन और असर होता है। बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। इससे काफी जनहानि होती है। रेडिएशन सोचिए जरा, धमाके से इलाके में रेडिएशन फैल जाता है, और रेडिएशन शरीर की कोशिकाओं को नुकसान करता है। यानी शरीर के अंदर जो रेडिएशन जाता है वो पूरे शरीर को बंजर कर देता है, पूरे इलाके की हवा प्रदूषित कर देता है।
जिससे बड़ी आबादी बीमार और अपंग तक हो जाती है। हिरोशिमा में जब अमेरिका ने परमाणु बम दागा, उसके बाद जो जनरेशन, जो पीढ़ियां आई, वो अपंग पैदा होने लगी। आने वाली पीढ़ियों तक असर करता है। इसका असर कई किलोमीटर और कई सालों तक रहता है। मतलब धमाकों का असर कई जनरेशन, पीढ़ियों तक होगा। जैसे जापान के हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, धमाके के बाद हर ओर धूल और धुआं छा जाता है। यह स्थिति होती है, जमीन पर भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ गिरते हैं और कई जगह विस्फोटकों की बारिश होने लगती है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है इससे, और बड़ी आबादी बीमार और घायल हो जाती है। यह होता है इस तरह के परमाणु बम के बाद। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो धमकी है परमाणु बम की, ये हिला देने वाली है, डरा देने वाली है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब। देवनाथ साहब, आपको लग रहा है ये जो धमकी दी जा रही है परमाणु धमाके की, ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? और ऐसा हो सकता है तो इसके प्रभाव क्या होंगे, असर क्या होंगे? इजराइल के एक मंत्री ने बोला है कि इजराइल जो है वो हमास के ऊपर एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। ये बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट है, नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि अगर इजराइल ने गलती से भी एक एटॉमिक हथियार का इस्तेमाल हमास के ऊपर किया तो गाजा पट्टी में जब वो बम फटेगा, गाजा के लोग तो 1 लाख मरेंगे ही, लेकिन आसपास जो इजराइल के जीव लोग हैं उनको भी ये अपने गिरफ्त में ले लेगा। क्योंकि जब एक एटम बम फटता है तो विकिरण फैलता है, रेडिएशन फैलता है। इस तरह से जो उसकी धूल होती है, जैसे कि एटॉमिक डस्ट बोला जाता है, वो भी इजराइल में फैल जाएगी, तो यहूदी भी उसके चपेट में आ जाएंगे। दूसरी बात, अगर उन्होंने ये एटम बम गजा पे फेंक दिया और 1 लाख लोग गजा के मारे गए, अरब लोग, तो दुनिया भर में सनसनी फैल जाएगी, दुनिया भर में इजराइल की थूथू होगी। बहुत शुक्रिया देवनाथ जी इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन आपको बताऊं, नेतन्याहू ने इस पर सफाई दी। नेतन्याहू को जब पता चला कि उनके मंत्री ने एलानिया कर दिया है कि गाजा में परमाणु बम दाग दो, उससे पहले आपको दिखाऊं मैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आ रही है, अमेरिका का एक शिप है। अमेरिका का शिप जो कि इजराइल आ रहा था, उस पर अमेरिका के लोग चढ़ गए, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इन लोगों का कहना है कि एक तरफ गाजा में खाना नहीं जा पा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल में बारूद भेज रहा है। अब देखिए जरा कि आखिर नेतन्याहू को जब पता चला कि उनके मंत्री ने कह दिया है परमाणु बम दाग देंगे, तो क्या कह रहे हैं? परमाणु धमकी वाले बयान पर नेतन्याहू ने फौरन सफाई दी। कहा जो उनके हेरिटेज और विरासत मंत्री हैं, उनका बयान हकीकत से परे है। मतलब इजराइल के परमाणु हमले की बात को नकारा है उन्होंने। नेतन्याहू ने जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया। कहा इजरायली सेना निर्दोषों को नुकसान से बचाने में लगी है, हम हमास पर अपनी जीत तक ऐसा जारी रखेंगे। मतलब परमाणु हमला जैसा कदम उठाने से इजराइल बचेगा, ये कह रहे नेतन्याहू। हालांकि किसी तरह के शांति समझौते से उन्होंने इनकार कर दिया है, और जब तक सभी बंधक नहीं छोड़े जाते, गाजा पर हमले नहीं रुकने वाले। हमास आतंकियों के खात्मे तक इजराइल की जंग जारी रहेगी। परमाणु धमकी देने वाले मंत्री पर नेतन्याहू ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। जिस मंत्री ने कहा था गाजा पर परमाणु बम मार दो, नेतन्याहू ने उस मंत्री को निलंबित कर दिया। उनके सरकारी बैठकों में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। और दरअसल इजराइल हमास और हिजबुल्लाह पर कड़े हमले की बात कर रहा है, और इसलिए खुलकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इजराइल जान रहा है कि ऐसी बात करने से जो अभी दबाव पूरी दुनिया का इजराइल पर बन रहा है, वो और बढ़ जाएगा जब परमाणु बम की बात होगी। तो वो परमाणु ताकत का इस्तेमाल अरब देशों पर दबाव बनाने में ज्यादा करता है। लेकिन एक मंत्री के बयान से नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ने लगा है, इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने फौरन सफाई दी और कार्रवाई की है। अब मैं आपको बताऊं कि नेतन्याहू पर दबाव उनके अपने शहर में भी बन रहा है। ये नेतन्याहू के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके सरकारी आवास के बाहर इजराइल के लोग जुटे हैं और नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि जो बंधक है उन्हें छुड़ाया जाए। ये लोग कह रहे हैं जो 7 अक्टूबर को हिंसा हुई है उसकी जिम्मेदारी नेतन्याहू ले और नेतन्याहू इस्तीफा दे। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर इजराइल पानी की तरह पैसा बहा रहा है। लोगों का गुस्सा एक तो अपने लोग जो बंधक बने हैं उनको लेकर है, लोगों का गुस्सा नेतन्याहू के खिलाफ इस बात को लेकर है कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ उसमें 1400 जानें चली गई, इसलिए नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू ने पानी की तरह पैसा बहाया। हमास के साथ जंग से इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। इजरायली समाचार पत्र ने एक अनुमान लगाया है और इजराइल को प्रतिदिन
21 अरब का नुकसान हो रहा है। अगर 8 से 12 महीने तक जंग चलती रही तो इजराइल को 51 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। यह इजराइल की जो जीडीपी है उसका 10% है, 10%। अगर जंग 3 महीने चलती है तो उस स्थिति में 6.8 डॉलर का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय रुपए में इसकी कीमत 56,000 करोड़ होगी। 56,000 करोड़ का नुकसान हो। 2006 में इजराइल लेबनान के बीच जंग हुई थी और युद्ध पर इजराइल को 20,000 करोड़ का खर्च आया था उस वक्त। अब आपको दिखाऊं कि इस बीच अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को भेजा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को मैं दिखाऊं, जो इससे पहले नेतन्याहू से मिले और अब फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति महमूद अब्बास उनसे मिले। वेस्ट बैंक का जो इलाका है जहां फिलिस्तीनी रहते हैं उस पर इनकी हुकूमत है, वहां का बाकायदा राष्ट्रपति होता है महमूद अब्बास राष्ट्रपति। और महमूद अब्बास से अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन मिले और ब्लिंकन ने साफ कर दिया है कि इस वक्त हम युद्ध नहीं रोकेंगे और अगर गाजा पर जंग रोक दी गई तो यह गिफ्ट होगा, तोहफा होगा हमास के लिए और हमास फिर से एकजुट हो जाएगा। सुनिए जरा ब्लिंकन को। Hamas in place, able to regroup and repeat what it did on October 7th, when I see Palestinian boy or girl pulled from the wreckage of the building. It hits me in the gut, just as it hits everyone in the gut. And I see my own children in their faces. And as human beings, how can any of us not feel the same way? Israel must take every possible measure to prevent civilian casualties.